Good morning students, वेलकम यू अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। और जैसा कि आप स्लाइड देख करके समझ गए होंगे, आवर टुडेज टॉपिक इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एक्चुअली दिस इज द 16th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ड्रग एंड their classification. So I think we should know first what is drug. So actually drug क्या चीज़ है, इसको समझने की हम पहले कोशिश करेंगे। देखिए ड्रग्स बेटा केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लो मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है स्लाइड में 100 से लेकर के 500 यूनिफाइड मास तक इनका मॉलिक्यूलर मास होता है एंड विच इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिक्यूल्स टारगेट। और हमारी बॉडी में जो मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट्स होते हैं जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, उनके साथ में ये इंटरेक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और व्हेन द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज थेरेपेटिक, अगर ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है वो थेरेपेटिक है, आप थेरेपी की फॉर्म में अगर ये काम में आ रहे हैं, यूजफुल हैं, तो उस कंडीशन में हम इन केमिकल्स को मेडिसिन कहते हैं एंड आर यूज्ड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। यानी कि मेडिसिन हम ये कह सकते हैं ड्रग्स ही है, क्योंकि हमें पता है ड्रग भी केमिकल्स हैं, मेडिसिन भी केमिकल है, तो एक तरह से मेडिसिन भी ड्रग ही हैं। लेकिन ये ऐसी ड्रग्स हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, उनके साथ में रिएक्ट करके, उनके साथ इंटरेक्ट करके कुछ ऐसे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, मेडिसिन के बारे में। अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए इसके बाद एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी। कि कीमोथेरेपी किसे कहते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको कीमोथेरेपी क्या है। ठीक है, तो द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय केमिकल कंपाउंड्स इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। अगर आप किसी डिजीज को ट्रीट करते हैं, ठीक है, केमिकल कंपाउंड से, तो ये जो सिस्टम है जिसमें आपने केमिकल्स से डिजीज़ को ट्रीट किया, उसे आप कीमोथेरेपी कहते हैं। द केमिकल्स सो यूज्ड फॉर द क्योर आर कॉल्ड कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। इन्हें हम कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स कहते हैं जो हम केमिकल्स यूज में लेते हैं। ठीक है, अब ईच कंपाउंड चाहे वो केमिकल हैं, यूज्ड इन स्पेसिफिक इन इट्स टॉक्सिक टूवर्ड्स पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, इनका कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी जरूर होती है, स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी होती है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। द डील रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रग्स इज दैट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इट शुड बी लोकलाइज्ड एट द साइट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ये है कि जो ड्रग्स रिक्वायर्ड होती है, जो ड्रग्स ली जाती है या ड्रग्स किसी पेशेंट को दी जाती है, किसी होस्ट को दी जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है इट शुड बी लोकलाइज्ड एट द साइट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ ये रिक्वायर्ड है उसी साइट पर वो लोकलाइज होनी चाहिए, उसका वर्क उसी साइट पर होनी चाहिए जहाँ पर कि वो यूज़ में आती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं बेटा, तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स में जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें पहला जो पार्ट है हमारा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फार्मोलॉजिकल इफेक्ट। फार्मोलॉजिकल इफेक्ट के बेस पर भी आप इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है बेटा, फार्मोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक्चुअली ये जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है डॉक्टर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए उन्हें यह है एक होल रेंज ऑफ ड्रग्स जो है वो अवेलेबल कराती है। उन्हें पता चल जाता है कि इस डिजीज़ के लिए अपन ये पर्टिकुलर ड्रग्स काम में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, एक होता है एनाल्जेसिक। ठीक है ना, एनाल्जेसिक है तो हमें पता है एनाल्जेसिक का यूज़ क्या होता है, पेन किलर के लिए काम में आती है। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करती हैं। ठीक है, और ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो मेंटल स्ट्रेस के लिए काम में आते हैं। तो मतलब ये पर्टिकुलर एक हमारे पास में कैटेगरी हो गई है, अलग अलग डिजीज़ के लिए, अलग अलग जो प्रॉब्लम है उनके लिए अलग अलग जो मेडिसिन हम काम में लेते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद और आगे बढ़े तो सेकंड जो टाइप आता है हमारे पास में, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑन ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। पर्टिकुलर जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, उस पर उसका एक्शन क्या होगा मेडिसिन का, इसके बेस पर भी हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ ड्रग्स हम कह सकते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि जो एंटीहिस्टामिन्स होती हैं ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन्स का मतलब जो हिस्टामिन्स को क्या करती हैं, इनहेबिट करती हैं। तो ऑल एंटीहिस्टामिन इनहेबिट द एक्शन ऑफ अ कंपाउंड हिस्टामिन विच प्रोड्यूसेस सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन सच एज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे हम हिस्टामिन कहते हैं, इसको हार्मोन भी कहा जाता है, हिस्टामिन हार्मोन। अगर इसका सेक्रेशन ज़्यादा होता है तो ये जो इसके ज़्यादा सेक्रेशन से क्या होता है बेटा, जिसका सेक्रेशन ज़्यादा होगा तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा। जैसे जो लोग एलर्जेटिक होते हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए कुछ लोग जिनको साइनाइटिस वगैरह होता है, कुछ लोगों को अस्थमा होता है, तो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन से या किसी से बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। तो जब वो कंडीशंस क्रिएट होती हैं तो उन कंडीशंस में ये क्या करते हैं, ये जो है ये हिस्टामिन हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और इसी वजह से इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सामने आते हैं। तो इसके लिए जो मेडिसिन काम में लेते हैं उस मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एंटीहिस्टामिन। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, एंटीहिस्टामिन कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो देखिए इसके अंदर हमारे पास में एक तो आता है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर आप देखो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वाली जो ड्रग्स हैं वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए काम में आती है। उसकी पूरी जो रेंज है, इसी तरह की जो भी ड्रग्स होंगी वो सब काम में आएंगी पर्टिकुलर एक टाइप की डिजीज़ के लिए। जैसे हम ये बात करें सल्फोनेमाइड्स की, ठीक है, तो सल्फोनेमाइड्स जो है इनका यहाँ एक नीचे देखो कॉमन स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है। तो ये एक सल्फोनेमाइड जो है इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर से सिमिलरिटी शो करने वाली जो ड्रग्स होंगी उनका यूज़ लगभग एक तरह की डिजीज़ के लिए, मतलब एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखती हैं और इसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक ही हो गया हमारे पास में। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पर भी हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर टारगेट से मतलब क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर टारगेट से यहाँ मेरा मतलब है कि जो ड्रग्स यूज़ में ली जाती हैं तो वो ड्रग्स एक्चुअली क्या करती हैं कि किस मॉलिक्यूल को टारगेट करती हैं बॉडी में जा कर के, जैसे लिपिड को करती हैं, प्रोटीन को करती हैं, कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करती हैं। तो उस हिसाब से ये जो मेडिसिन है उनको डिवाइड किया जाता है। जैसे लिखा है द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट इज मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन फॉर मेडिसिनल केमिस्ट। वेरियस एंजाइम्स, जो अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं, है ना, रिसेप्टर्स हैं सेल के अंदर, ठीक है, आर सम ऑफ द कॉमन ड्रग टारगेट। वो ही ड्रग्स के कॉमन टारगेट होते हैं, क्योंकि ड्रग्स जो ली जाती है बेटा इनको टारगेट करके दी जाती है। ठीक है ना, कि कोई पर्टिकुलर ड्रग जो है पर्टिकुलर एंजाइम को जाके या तो ब्लॉक कर देगी, ठीक है, या फिर उसके एक्शन को इंक्रीज कर देगी, तो उसका टारगेट वो एंजाइम होता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद में हम बात करें डिजाइनिंग अ ड्रग। अब अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं, वाइल डिजाइनिंग अ ड्रग टू इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस आर। जब ड्रग्स को डिज़ाइन किया जाता है तो उसके को दो चीज़ें जो हैं उसके अंदर ज़्यादा कंसिडर की जाती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है ड्रग टारगेट। अगर हम ड्रग टारगेट की बात करते हैं तो जैसा हमने पहले बताया था कि ड्रग्स जिन मॉलिक्यूल को जाकर के टारगेट करेगी, जिन पर अटैक करेगी या जिनके साथ में इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, उसे हम ड्रग टारगेट करें। तो ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विद बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुए, लिपिड हुए, प्रोटीन हुए, न्यूक्लिक एसिड हुए, ठीक है, इनको टारगेट करती है वो। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम ड्रग टारगेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म को अगर हम समझें कि ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है, तो इस चीज़ को देखें। अ ड्रग ट्रेवल्स थ्रू ह्यूमन सिस्टम इन ऑर्डर टू रीच द टारगेट। अब ड्रग को क्या टारगेट तक पहुंचने के लिए ह्यूमन सिस्टम के अंदर पूरा क्या करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है। सो द ड्रग शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इट रीचेज द टारगेट
विदाउट बीइंग मेटाबोलाइज्ड इन बिटवीन, मतलब ड्रग जो है वो टारगेट तक भी पहुंच जाए, टारगेट मॉलिक्यूल जिस पर उसको इंटरेक्ट करना है, लेकिन बीच में वो जो ड्रग हम दे रहे हैं किसी पेशेंट को, वो बीच में मेटाबोलाइज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, वो दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके कुछ दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना ले, उसकी प्रॉपर्टी सस्टेन करनी चाहिए। मोरेवर आफ्टर इट्स एक्शन द साइड प्रोडक्ट्स ऑफ द ड्रग शुड बी एक्सक्रीटेड विदाउट कॉजिंग हार्म टू द बॉडी। अगर ड्रग जो है वो टारगेट कर रही है किसी मॉलिक्यूल को बॉडी के अंदर, और टारगेट करके सपोज उसने प्रोडक्ट भी बनाया, लेकिन साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो बाई प्रोडक्ट जो है ना बेटा, वो ध्यान रखना एक्सक्रीशन से बाहर निकल जानी चाहिए, या फिर ऐसे बाई प्रोडक्ट बनने चाहिए जो हार्मफुल नहीं हो बॉडी के लिए, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन के बारे में, कि ड्रग टारगेट इंटरेक्शन किस तरह से होता है। देखिए जैसे हमने अभी कहा कि ड्रग जो किसी पेशेंट को दी जाती है, वो ड्रग उसकी बॉडी में जा करके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे जाके इंटरेक्शन करती है। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो दीज बायोमॉलिकुलर मैक्रोमॉलिक्यूल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। तो इस इंटरेक्शन को समझने से पहले हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनका बॉडी में क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, इनके बारे में, ठीक है। तो एंजाइम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, तो एंजाइम्स में देखिए द प्रोटीन विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम। भाई हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं, तो वो प्रोटीन्स जो होती हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं, और जो बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी में या बायोलॉजिकल जो कैटलिस्ट होते हैं उन्हीं को हम एंजाइम कहते हैं। तो यानी कि एक जो बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है, वो तो किसका काम कर रहा है? एंजाइम का काम कर रहा है। इसके अलावा प्रोटीन्स विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी, कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही क्रूशियल होती है। कम्युनिकेशन सिस्टम से मेरा कहने का मतलब है, जैसे कुछ बॉडी के अंदर जो हम ड्रग्स देते हैं तो वो क्या मैसेंजर का काम करते हैं, कुछ मैसेजेस को आगे कन्वे करते हैं, बॉडी के मैसेजेस को। तो ये जो मैसेज कन्वे करने का काम है वो भी एक प्रोटीन का ही है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड रिसेप्टर। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कैरियर प्रोटीन होती है, कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कैरियर प्रोटीन जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी दूसरी तरफ जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैरी करती है। न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिनमें जेनेटिक कोड्स होते हैं, हमें पता है, जो सेल और लिपिड्स के लिए मतलब जेनेटिक कोड का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। और आगे चले बेटा, अब हम बात करते हैं एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट। ड्रग टारगेट की फॉर्म में अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एंजाइम ड्रग टारगेट की तरह कैसे काम करेंगे? देखो, जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर एक एक्टिव साइट होती है विच होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजीशन। एंजाइम में एक एक्टिव साइट होगी जो कि क्या करेगी? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखती है एक पर्टिकुलर पोजीशन में, ताकि जब कोई रिएजेंट उस पर अटैक करे तो वो अटैक इफेक्टिवली हो सके, ठीक है। एंड सबस्ट्रेट बाइंड टू द अमीनो एसिड ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्टिव साइट। अब एक्चुअली होता क्या है कि सबस्ट्रेट ऐसे अपने आप जाकर के एक्टिव साइट पर नहीं जुट जाएगा। जो एक्टिव साइट होती है उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब वो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप से आकर के कंबाइन होते हैं और वहाँ पर जाकर के जुड़ जाते हैं, इनमें इंटरेक्शन होता है। अब एक्चुअली ये जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, ये जो बॉन्डिंग होती है सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के बीच में, एंजाइम्स की एक्टिव साइट के बीच में, तो वो बॉन्डिंग जो है वो बेटा आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है, ओके, ये चीज़ क्लियर है। और अगर हम आगे बात करें तो सेकंड फंक्शन जो बात करते हैं एंजाइम्स का, वो सेकंड फंक्शन क्या होता है कि ये जैसा अभी मैंने बताया वो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है। जब कोई सबस्ट्रेट ऐड होगा तो फंक्शनल ग्रुप कौन देगा? एंजाइम देगा, ठीक है ना, विल एंड दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। फिर उसके साथ अटैक करके सबस्ट्रेट और केमिकल रिएक्शन करेगा। दिस function is carried out by some other amino acids or protein present in active site of enzyme।
ठीक है। इसमें एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की, उसके अंदर यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के, जो कि वहाँ पर ये फंक्शन कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, अमीनो एसिड सेरीन इज प्रेजेंट नियर बाय द सबस्ट्रेट हेल्ड ऑन एक्टिव साइट्स। ठीक है, ये क्या करता है, अपना जो OH ग्रुप होता है ना, इज फ्री टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह फ्री होता है एंजाइम में कैटालाइज्ड रिएक्शंस के अंदर, जो कि NH2 जो होती है और COOH ग्रुप जो होता है अमीनो एसिड्स का, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं पेप्टाइड चेन बनाने के लिए। इसी तरह से एस्पार्टिक एसिड होता है, इसके अंदर फ्री COOH ग्रुप होता है। ठीक है ना, फेनिल एनिलीन होता है जिसके अंदर फ्री फिनाइल रिंग होती है। तो ये सारे जो है फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ डायग्राम में इसमें देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, दीज फ्री ग्रुप्स कैन पार्टिसिपेट इन वेरियस इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड रिएक्शंस। तो इसमें ये देख सकते हैं, इसको वैसे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक ये स्ट्रक्चर्स, बाकी इसका थ्योरेटिकल पार्ट आप इसमें देख सकते हैं। और ड्रग इनहेबिट एनी ऑफ द अबाउट डिस्कस्ड फंक्शंस ऑफ एंजाइम, सच ड्रग्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहेबिटर्स। अब देखो यहाँ एंजाइम का क्या फंक्शन है ये हम समझ सकते हैं। जो ड्रग्स इनहेबिट, ड्रग्स क्या करती है, ड्रग्स इनहेबिट एनी ऑफ द अबाउट डिस्कस्ड फंक्शंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के जो अभी अपन ने फंक्शन बताए हैं, भाई एंजाइम के फंक्शन हमने क्या बताया, एंजाइम क्या करेगा, जब सबस्ट्रेट अटैक करेगा तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट से उस सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, और जब कोई रिएजेंट अटैक करेगा तो उसको सुटेबल पोजीशन में रखेगा। ये एंजाइम का काम है। ठीक है, अब ड्रग्स क्या करती है, ड्रग्स जो होती है वो ये जो मैंने आपको फंक्शन बताया, जो ये मैकेनिज्म बताया है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसको इनहेबिट करती है ड्रग्स। ठीक है, तो इस तरह की जो ड्रग्स होती है जो इस एक्शन को इनहेबिट करती है या एंजाइम के फंक्शन को इनहेबिट करती है, उसे हम बोलते हैं एंजाइम इनहेबिटर। ठीक है, इट इज कॉल्ड एंजाइम इनहेबिटर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एक्शन ऑफ ड्रग्स थ्रू ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। अब जो मैंने आपको बात बताई है कि किस तरह से ड्रग इनहेबिट करेगी, ठीक है, उसको अपन यहाँ थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए होता क्या है कि ड्रग इनहेबिट द एक्शन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन 2 डिफरेंट वेज। 2 तरीके होते हैं। ठीक है, इन 2 तरीके से जो ड्रग्स है वो इनहेबिट करती है एंजाइम पर सबस्ट्रेट के अटैक को और उसके अटैच हो जाने को। पहला जो तरीका है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख जाएगा ये डायग्राम। तो पहला आप देखो इस डायग्राम में देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ड्रग जो है वो कंपीट करती है, ठीक है, विद द नेचुरल सबस्ट्रेट। सच ड्रग्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव ड्रग्स। अब जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम में साफ दिख रहा है हमारे पास में एक एंजाइम बना हुआ है। ठीक है, और उस एंजाइम में आप देखिए ये हमारे पास एंजाइम है। इस एंजाइम में आपको एक्टिव साइट नज़र आ रही है। ठीक है, और साथ में हमने एक ड्रग और एक सबस्ट्रेट यहाँ पर शो किया हुआ है। जो ऊपर वाला है वो ड्रग है और नीचे जो है वो सबस्ट्रेट है। तो एक्चुअली जो एंजाइम है इसके अंदर जो एक्टिव साइट है इट इज़ जस्ट अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट के लिए बनी हुई है, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन जब ये अटैक करेगा, इस चीज़ को ध्यान से समझना, जब ये सबस्ट्रेट अटैक करेगा तो उसके लिए तो सुटेबल है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर इस सबस्ट्रेट के अटैक करने से पहले ही यहाँ पर ड्रग आ जाए, जैसा आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, इस सेकंड डायग्राम में क्या हुआ है कि यहाँ पर ड्रग जो है ये उस एक्टिव साइट पर आकर के जुड़ गया है। अब ये सबस्ट्रेट कहाँ जुड़ेगा, सबस्ट्रेट को तो यहाँ जगह ही नहीं मिली। ठीक है ना, तो इसका मतलब कंपटीशन हो गया ड्रग्स के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में। ठीक है ना, तो ड्रग का फर्स्ट फंक्शन हो गया यहाँ पर compete करना नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ में। इसलिए ऐसे ड्रग्स जो compete करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव ड्रग्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा अगर हम फंक्शन देखते हैं तो दूसरे फंक्शन के अंदर जो हम कह रहे हैं कि जो ड्रग्स का जो फंक्शन है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहेबिटर का। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा इसको अपन एक डायग्राम से देखते हैं। नीचे डायग्राम बना हुआ है हमारे पास में, इस डायग्राम को हम अच्छी तरह से यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ हुआ क्या है कि हमारे पास में जो ये एंजाइम है आप देखते हैं इसमें एक्टिव साइट भी है, लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर
एक एलोस्टेरिक साइट बनी हुई है, ठीक है ना। कौन सी साइट बनी हुई है यहाँ पर? एलोस्टेरिक साइट बनी हुई है। ये जो साइट है ये एलोस्टेरिक साइट है। अब बेटा ये जो एलोस्टेरिक साइट है, इस एलोस्टेरिक साइट में अगर कोई इनहेबिटर आकर के जुड़ जाए, यहाँ इनहेबिटर ड्रग ही है, ध्यान रखना। अगर ये ड्रग या इनहेबिटर उस एलोस्टेरिक साइट में आकर के जुड़ जाता है तो आप देखो उसको ब्लॉक कर दिया इसने, है ना। इनहेबिट ऑक्यूपाइंग एलोस्टेरिक साइट यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे ही इसको ब्लॉक किया तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि पहले एक्टिव साइट किस तरह से थी और अब एक्टिव साइट किस तरह से हो गई है। तो एक्टिव साइट का जो शेप है इट हैज चेंज्ड, ये चेंज हो गया है। अब अगर कोई सबस्ट्रेट यहाँ आता है इसके ऊपर कंबाइन होने के लिए तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबस्ट्रेट कैसे आएगा। बेटा इसकी जो साइट है वो चेंज हो गई है, ठीक है ना। उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो नेचुरल है कि यहाँ पर अब उसका अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनहेबिटर ने क्या किया, एक्टिव साइट जो है एंजाइम की, उस एक्टिव साइट के शेप को ही चेंज कर दिया एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ करके, ठीक है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव, ध्यान रखना, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहेबिटर है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहेबिटर, क्योंकि ये क्या कंपटीशन नहीं कर रहा है, ये एलोस्टेरिक साइट पर आकर के जुड़ गया और इसने एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहेबिटर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट। ड्रग टारगेट की फॉर्म में रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके लिए देखिए हम यूँ देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो सेल्स होती हैं, ठीक, उन सेल्स के अंदर हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। यह डायग्राम नहीं है, वो डायग्राम आप आपकी एनसीईआरटी बुक जो है उसमें एक डायग्राम शो किया हुआ है, आप उस डायग्राम की इसमें हेल्प ले सकते हैं। उस डायग्राम को आप देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, ठीक है। उस प्रोटीन का शेप आपको वहाँ दिख जाएगा। तो उस प्रोटीन में आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक एक्टिव साइट है, ठीक है। उस एक्टिव साइट पर जो मैसेंजर होते हैं, ध्यान रखना, मैसेंजर जो होते हैं केमिकल मैसेंजर, वो आकर के वहाँ बाइंड हो जाते हैं। और जैसे ही उस वहाँ पर आकर के वो बाइंड होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, जैसे ही आकर के वहाँ पर बाइंड होंगे तो बाइंड होने पर क्या होगा, उस प्रोटीन का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। और जैसे ही उसका शेप चेंज होता है तो शेप चेंज होते ही क्या होगा कि प्रोटीन जिस लिक्विड के कांटेक्ट में है ऑन द अदर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो वहाँ तक उसका मैसेज कन्वे हो जाएगा, ठीक है। और मैसेज कन्वे होते ही फिर बाद में प्रोटीन वो एक्टिव साइट पर जहाँ केमिकल मैसेंजर ऐड हुआ था वो सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होने के बाद में वो अपने शेप को वापस रीगेन कर लेगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो प्रोटीन जो मैसेंजर है उसने प्रोटीन के थ्रू अपना मैसेज जो है सेल के अंदर कन्वे कर दिया है, ठीक है। ऐसे जो होते हैं, ध्यान रखना बेटा, ये इस तरह का जो मैसेजेस होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं अपन इसको। तो एक बार अपन इस पैराग्राफ को और देख लेते हैं यहाँ क्या समझा रहे हैं इसे, कि रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल टू बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस। रिसेप्टर जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं जो बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। मेजोरिटी ऑफ दीज आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने बताया कि इसमें ज़्यादातर प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, बीच बीच में धसे हुए रहते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन इन सच अ वे दैट देयर स्मॉल पार्ट पोजेसिंग एक्टिव साइट प्रोजेक्ट आउटसाइड, कि उनका एक पार्ट तो बाहर की तरफ होता है एक्टिव साइट की फॉर्म में, ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड ओपन्स ऑन द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, है ना। और इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल्स इज कम्युनिकेटेड थ्रू केमिकल मैसेंजर। अब बॉडी में जो मैसेजेस होते हैं, जैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज भेजना है या फिर न्यूरॉन से मसल्स तक मैसेज भेजना है, तो वो मैसेज जो है वो केमिकल मैसेंजर के थ्रू भेजे जाते हैं, ठीक है, सच एज न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स जिनको अपन कहते हैं। तो केमिकल मैसेंजर्स आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट। अब मैंने आपको बताया था प्रोटीन के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, एक्टिव साइट कह लें, बाइंडिंग साइट कह लें उसको, ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन के ऊपर होती है वो। तो वो रिसेप्टर प्रोटीन पर जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पर वो क्या करता है, टू एकोमोडेट द मैसेंजर, उस मैसेंजर को एकोमोडेट करने के लिए
शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंजेस, तो उस रिसेप्टर प्रोटीन का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दिस रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल, और उसका जैसे ही शेप चेंज होगा तो नेचुरल है कि वो शेप जो है वो नीचे की तरफ भी चेंज होगा प्रोटीन के, तो वो मैसेज कन्वे हो जाएगा आगे, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड जिसमें वो डिप है तो उसके अंदर वो एक तरह से एक अपन कह सकते करंट के थ्रू वो मैसेज चला जाएगा। इन दिस वे केमिकल मैसेंजर गिव मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल। सो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द बॉडी, they interact with different chemical messengers, and these receptors show selectivity for one chemical messenger over the other because their binding sites have different shapes, structure, amino acids, composition। यहाँ एक चीज़ और मैं कन्वे कर दूँ आपको बेटा, इसमें एक चीज़ क्या होती है कि जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास में सेल में जो प्रोटीन्स होती है जिसको अपन रिसेप्टर कह रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअली वो स्पेसिफिक होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल मैसेंजर ही एक पर्टिकुलर प्रोटीन के बाइंडिंग साइट पर आकर के जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हर कोई आकर के वहाँ कंबाइन हो जाएगा और मैसेज को कन्वे कर देगा, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में एक और आता है हमारे पास में एक्शन ऑफ ड्रग्स थ्रू ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब ये एक्शन कैसे करते हैं इसको और समझ लेते हैं। ड्रग में बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहेबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन। अब ड्रग्स क्या करती है कि जो रिसेप्टर साइट्स है उसको बाइंड कर देती है, ठीक है, और उनका जो नेचुरल फंक्शन है उसको इनहेबिट कर देती है, उसको रोक देती है। तो इस तरह की ड्रग्स जो कि रिसेप्टर के जो साइट है वहाँ पर जाकर के जुड़ जाए और उसको इनहेबिट कर दे, उसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। एंड दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। और इसका यूज मतलब इसकी यूजफुलनेस उस समय ज़्यादा है जबकि हमें क्या करना है कि जो मैसेजेस जो हैं उन्हें ब्लॉक करना है। तो जब ये आकर के वहाँ कंबाइन हो जाएंगे ड्रग्स, तो नेचुरल है कि मैसेज कन्वे होना बंद हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली ड्रग्स में मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। यहाँ ये भी होता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो मिमिक करती है। मिमिक का मतलब खुद एक तरह से नेचुरल मैसेंजर नहीं होती। जैसे हमारी बॉडी में जो नेचुरल मैसेंजर है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं, आगे भेजते जाते हैं। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो उनको कॉपी करती हैं और नेचुरल मैसेंजर की तरह काम करती हैं, ठीक है। इस तरह की ड्रग्स को हम एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर नेचुरल मैसेंजर की कमी हो जाए, कोई कन्वे नहीं हो पाए कोई मैसेज पूरी तरह से, जैसे वेलबींग की फीलिंग अगर व्यक्ति में कन्वे नहीं हो रहा है तो फिर वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस डिप्रेशन में चला जाता है। तो वहाँ पर ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जो कि उनको मिमिक करेंगी, जो नेचुरल मैसेंजर है जो हमारी बॉडी के अंदर वेलबींग की फीलिंग को इंड्यूस करता है, ठीक है। सो दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। ओके, अ ड्रग में कॉज साइड इफेक्ट इफ इट बाइंड्स टू मोर देन वन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। अगर मान लीजिए कई बार हमने पढ़ा है ना कि साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, तो साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन से मतलब क्या है, जैसे हमने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए ड्रग बनाई और उस पेशेंट को दे दी, ठीक है, लेकिन वो ड्रग जो है वो उस रिसेप्टर पर ऐड होने के अलावा किसी दूसरे रिसेप्टर पर भी ऐड हो गई और अपना बायोलॉजिकल कोई रेस्पॉन्स जो है वो क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वो साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट कैन आल्सो रेज इफ द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ drugs is biologically active and interacts with some of other receptors। हम ये कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट इसके अलावा उस समय और बढ़ जाता है जब मान लीजिए कि जो ये प्रोसेस हो रहा है कि रिसेप्टर आकर के जब केमिकल मैसेंजर आकर के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो रहा है, तो वहाँ पर उसके डिग्रेडेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना, ड्रग्स के वहाँ कंबाइन होने से, तो वो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं और दूसरे रिसेप्टर से जाकर के जुड़ जाते हैं और कुछ इस तरह के रेस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं जो बॉडी के लिए एक तरह से एलिमेंट का काम करते हैं, बीमारी का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या ड्रग टारगेट, मेडिसिन, ड्रग्स, इनके बारे में एक छोटी सी स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है, थेरेपेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।
लेट्स कंटिन्यू। अब आज हम बात करेंगे थेरेपेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स। अलग अलग तरह की जो ड्रग्स यूज में ली जाती हैं उनके थेरेपेटिक एक्शंस क्या क्या हैं, अगर उन ड्रग्स को लिया जाता है तो किस तरह से क्योर करती हैं, ठीक है, उनका यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए इनका क्लासिफिकेशन अपन डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स में करते हैं थेरेपेटिक एक्शन के बेस पर। तो और इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे एंटासिड के बारे में, ठीक है। एंटासिड किसे कहते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है एंटासिड। एंटासिड का मतलब जो एसिड के अगेंस्ट काम करे। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट एसोसिएटेड विद डाइजेशन इज एसिड गैस्ट्राइटिस। ये डिजीज का नाम आपने सुना होगा, बच्चों की तो नहीं होती है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर एज के बाद में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होने लग जाती है, एसिड गैस्ट्राइटिस। तो ये जो एसिड गैस्ट्राइटिस है एक्चुअली ये है क्या, देखो व्हेन अ पर्सन ओवर ईट और ईट सम ऑयली और स्पाइसी फूड, तो उस टाइम पर क्या होता है कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सेस में जब प्रोडक्शन होगा तो नेचुरल है हमारे स्टमक के अंदर जो पीएच का लेवल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा पीएच जो है उसका लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। एक्चुअली ज़्यादा एसिडिक होने का मतलब है पीएच का लेवल जो है वो कम हो जाना, है ना। तो यहाँ पर पीएच लेवल जो है उसको रेज बताया गया है, रेज द पीएच। तो एक्चुअली डाउन हो जाता है पीएच, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मेडिसिन्स विच रिमूव द एक्सेस एसिड। अच्छा ओके, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन ये कह रहे थे कि पीएच डाउन हो जाता है, ठीक है। अब पीएच डाउन होने से क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ गया स्टमक के अंदर, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे उसमें एक तो ये हो सकता है कि व्यक्ति को इरिटेशन होता है, पर्सन को स्टमक के अंदर, ठीक है, पेन होता है, तो इंडाइजेशन होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेडिसिन्स विच रिमूव द एक्सेस एसिड, तो ऐसी मेडिसिन जो कि स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड को रिमूव करती हैं, एंड रेज द पीएच टू एप्रोप्रिएट लेवल, और पीएच को एक एप्रोप्रिएट लेवल तक बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो मेडिसिन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटासिड्स, ठीक है। दीज टाइप ऑफ मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटासिड्स। तो इस तरह की मेडिसिन्स को हम एंटासिड्स कहते हैं। चलिए अब आगे चलें। इसके बाद हम बात करें, अब देखो एंटासिड के क्योर के बारे में हम बात करें कि एंटासिड का क्योर कैसे किया जाता है। देखिए क्योंकि एंटासिड का क्योर नहीं, सॉरी, एसिडिटी का क्योर कैसे किया जाता है। अब एसिडिटी होती है एक्सेस एसिड की वजह से। अब कुछ ऐसी मेडिसिन दे दी जाए जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, तो वो उसके लिए मेडिसिन का काम करेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि एक होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सब का जो नेचर होता है वो बेसिक है। तो अगर ये चीज़ दी जाती है, ध्यान रखना, तो ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है ना। इन्हें टैबलेट की फॉर्म में भी दिया जाता है, एक्वस सस्पेंशन की फॉर्म में भी दिया जाता है, ठीक है। दीज सब्सटेंस रिएक्ट विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट्स पार्शली। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है जो यह मेंशन नहीं की हुई है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर दिया जाए, जिसको हम इनो भी कहते हैं, तो वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेटा वो क्या करता है कि वाटर में डिजोल्व होकर के, और नेचुरल है कि एसिडिटी जो है उसको तो न्यूट्रलाइज कर देगा ही, पीएच लेवल को बढ़ा भी देगा। लेकिन जो बढ़ा हुआ पीएच लेवल है उसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब एक्सेस एसिड का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। हाँ, इंस्टेंटली एक बार तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इसके लिए बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बजाय मेटल हाइड्रोक्साइड काम में लें। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है जो यहाँ पर दिया गया है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। और आप यूज़ में ले सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, काम में ले सकते हैं आप। ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एक्चुअली क्या होते हैं, ये सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर के अंदर, और सॉल्युबल नहीं होते हैं तो पीएच लेवल को तो ये मेंटेन कर देते हैं, लेकिन एक्सेस HCl के सेक्रेशन को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे जो प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स नहीं होती है, एडवर्स नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, इसके लिए बेटा और भी दूसरी चीज़ें डिस्कवर कर ली गई हैं। आजकल क्या है कि कुछ और मेडिसिन्स आई हैं, जैसे जेंटेक है, ठीक है, और रेनेटिडीन है,
तो ओमनीप्रेजोल है। तो ये जो मेडिसिन्स होती है ना, ये एक्चुअली क्या करती हैं कि हमारी बॉडी में जो HCl का सेक्रेशन होता है वो हिस्टामिन हार्मोन या हिस्टामिन केमिकल की वजह से होता है, जब इसका सेक्रेशन ज़्यादा होता है तो ये सीधे उसी पर वर्क करती हैं। तो अगर जो मैंने कहा ओमनीप्रेजोल है, रेनेटिडीन है, ठीक है, तो अगर ये मेडिसिन्स ली जाएं तो ये क्या करती हैं कि HCl के एक्सेस सेक्रेशन को कम कर देती हैं, ठीक है। तो जिससे ये सबसे बेटर ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर किसी की एसिडिटी हो रही है उस समय ये रिलीफ नहीं देगी, क्योंकि उस समय तो ऑलरेडी एसिड है स्टमक के अंदर, तो उस समय उसको क्या दिया जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाए ताकि इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। लेकिन उसके बाद उसको ये मेडिसिन दी जा सकती है, जो मैंने कहा ओमनीप्रेजोल है या इस तरह की जो मेडिसिन है, जो कि फिर और ज़्यादा एक्सेस HCl को नहीं होने देगी, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एंटीहिस्टामिन्स के बारे में। एंटीहिस्टामिन्स किस तरह की ड्रग्स होती हैं? जैसा नाम से पता चल रहा है कि एंटीहिस्टामिन्स है, तो इसका मतलब हिस्टामिन्स के ऊपर वर्क करेंगी। तो एंटीहिस्टामिन्स आर एमीन्स विच आर यूज्ड एज ड्रग्स टू कंट्रोल एलर्जिक इफेक्ट। एलर्जी इफेक्ट्स जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन काम में ली जाती है, जो खास करके ध्यान रखें हिस्टामिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और हिस्टामिन इज फाउंड नेचुरली इन नियरली ऑल बॉडी टिश्यूज, ये सभी बॉडी टिश्यूज के अंदर मिलता है। इट इज आल्सो रिलीज्ड इन एलर्जिक कंडीशन सच एज हे फीवर। हे फीवर क्या होता है, आपने हिंदी में सुना होगा, कई लोगों को कहा जाता है कि नजला होता है, ठीक है, जिसमें स्नीजिंग होती है, रिपीटेड स्नीजिंग हो गई, या फिर प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है बेटा, ये किसकी वजह से होती है? एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, ये हिस्टामिन हार्मोन्स की वजह से होती है। क्योंकि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म ही है ये, कि अगर हमारी बॉडी को लगता है कि ये पोलन ग्रेन्स हमें आकर के नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि हिस्टामिन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देगी, ताकि आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाए, या आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसमें ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, उससे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो डिफेंस का काम कर रही है। लेकिन अगर वो एक्सेस के अंदर होने लग जाए, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए, तो उसे फिर हम एलर्जी कह देते हैं। तो एलर्जी के क्योर के लिए, क्योर तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एलर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए जो हम मेडिसिन काम में ले रहे हैं वो एंटीहिस्टामिन है। इसका क्योर तो नहीं होता है, ठीक है। द रिलीज ऑफ हिस्टामिन इंक्लूड्स एलर्जिक रेस्पॉन्सेज इन द बॉडी लाइक टिश्यूज इन्फ्लेमेशन, अस्थमा, ईचिंग, स्किन इरिटेशन, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज, ईचिंग ऑफ आईज, ये सारे एलर्जिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। सेवरल ड्रग्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन एंड कॉम्बैट द एलर्जी इफेक्ट। और इन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटीहिस्टामिन्स मेडिसिन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है एंटीहिस्टामिन का? इसके एग्जाम्पल में देखो बेटा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपको ध्यान होगा, एविल जो टैबलेट ली जाती है, सिट्रेजाइन टैबलेट ली जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो मेडिसिन हैं ये एंट एलर्जिक होती हैं, इनको लिया जा सकता है एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एंटीपायरेटिक की। एंटीपायरेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? देखिए, एंटीपायरेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि फीवर को, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए काम में ली जाती है। केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हाई फीवर के अंदर, उसे हम एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, एनाल्जिन है ना, फेनेसेटिन है, ये सारी ड्रग्स क्या है? एंटीपायरेटिक्स हैं। यहाँ पर इनके कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर भी ध्यान रखें, आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करने हैं। जैसे इससे पहले हमने हिस्टामिन हार्मोन का देखा था, इसकी प्रैक्टिस करें आप। और उसके अलावा ये पैरासीटामोल, एस्प्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखें कि एक तो ये पैरासीटामोल वाला स्ट्रक्चर, इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके ये एस्प्रिन वाला, पैरासीटामोल वाला, फेनेटिसिन, है ना, इन तीनों के स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करें। एग्जाम में ये स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, इनको ध्यान रखें। ओके, आगे चला जाए। अब हम बात करते हैं एनाल्जेसिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए, एनाल्जेसिक्स किसे कहते हैं? एनाल्जेसिक्स एक्चुअली वो मेडिसिन होती हैं जो कि पेन को रिलीव करने के लिए काम में ली जाती हैं। एनाल्जेसिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है, जिसे हम नॉन एडिक्टिव भी कहते हैं, और नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स किसे कहेंगे? तो देखो, आपने वैसे नार्कोटिक के बारे में सुना होगा, नार्कोटिक क्या होते हैं, ठीक है। देखिए,
नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स वो होते हैं जिनको लेने के बाद में एडिक्शन नहीं होता है, हैबिट फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जो ऐसे नॉन नार्कोटिक्स होते हैं। जैसे एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है। ऐसा नहीं कि भी मैंने आज एक पैरासीटामोल खाई, एक एस्प्रिन खाई तो फिर नेक्स्ट डे मेरे को वापस से ऐसा फील होगा कि नहीं आज एक और खानी चाहिए, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आएगा खाने में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। उसकी हैबिट नहीं पड़ेगी, या फिर मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा कि भी मैं एस्प्रिन टैबलेट नहीं खाऊंगा तो फिर मुझको बेचैनी हो जाएगी, अनकंफर्टेबलनेस फील होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो मेडिसिन है ये पेन को तो रिलीव करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये मतलब हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि एनाल्जेसिक्स भी होती हैं, ठीक है, और एंटीपायरेटिक भी होती है, दोनों जगह काम में आती है। तो अब जैसे यहाँ पर एस्प्रिन और इसकी बात करें हम, तो आप देखिए एक तो एस्प्रिन है, ठीक है, और दूसरी पैरासीटामोल है। तो ये जो दोनों ड्रग्स हैं ना, ये दोनों ड्रग्स आप एंटीपायरेटिक यानी बुखार को कम करने के लिए भी काम में ले सकते हैं, और इसको एनाल्जेसिक्स यानी पेन रिलीफ के लिए भी आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले, देखो एस्प्रिन पैरासीटामोल्स एक्ट बोथ एज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक्स, दे गिव इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड फीवर। एस्प्रिन इनहेबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है बेटा, इसको ध्यान रखें, प्रोस्टाग्लैंडिन विच स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यूज एंड कॉज पेन। एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जो पेन या इन्फ्लेमेशन होता है, जो सूजन वगैरह आती है या जो दर्द होता है, वो किसकी वजह से होता है? हमारी बॉडी में केमिकल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन अगर केमिकल प्रोड्यूस होगा तो पेन भी होगा और स्वेलिंग भी होगी। तो ये जो मेडिसिन है, पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, ये क्या करती हैं? ये इसको इनहेबिट करती हैं, इसको रोकती हैं, जिससे दर्द की फीलिंग जो है वो कम हो जाती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आगे है हमारे पास में, कि आपने सुना होगा कि जो हार्ट अटैक होता है किसी व्यक्ति के, तो हार्ट अटैक जो होता है उसके इलाज तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके प्रिवेंशन के लिए कभी कभी प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए अपन एस्प्रिन का यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअली एस्प्रिन की एक प्रॉपर्टी होती है कि एस्प्रिन जो है ना बेटा, वो क्या करती है कि ब्लड जो होता है उसको एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन होता है इसका, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देती। अब ब्लड की अगर क्लोटिंग नहीं होगी तो नेचुरल है कि ब्लड जो है वो एक तरह से उसकी डाइल्यूट ही रहेगा। तो हार्ट अटैक में प्रॉब्लम होती है कि अगर ब्लड ज़्यादा थिक हो या क्लोटिंग हो जाए तो जो वेन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बीच में बंद हो जाती हैं, ठीक है, ब्लॉक हो जाती हैं वेन, और ब्लॉक होने से हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक नहीं हो, ठीक है, उसके लिए अगर कोई हार्ट पेशेंट है, तुरंत अगर उसके ऐसी फीलिंग आ रही है कि हार्ट अटैक होने वाला है, तो हार्ट अटैक से बचने के लिए उसको एस्प्रिन दे दी जाती है जब तक वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। इसके अलावा एक एनाल्जेसिक और है नेवलजीन, ठीक है, नेवलजीन का यूज़ भी बेटा एनाल्जेसिक की तरह काफ़ी होता है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो एस्प्रिन, पैरासीटामोल, दे आर सो मच इम्पोर्टेंट, इसको अच्छी तरह ध्यान रखें। इसके अलावा और भी एनाल्जेसिक्स है, ठीक है, क्योंकि आजकल तो ये बेटा कॉमन हो गए, पता रहता है लोगों को एनाल्जेसिक्स के बारे में। बूटा, एक तो है आपके ब्यूटा जॉलिडाइन, और दूसरा फेनिल ब्यूटाजोन, आइब्रोफेन बहुत कॉमन है बेटा, नेप्रोक्सेन भी कॉमन है, डाइक्लोफेनिक सोडियम भी बहुत कॉमन है, जिसको डाइक्लोविन प्लस के नाम से अपन जानते हैं। डाइक्लोफेनिक सोडियम जो आती है, सोडियम भी आती है, पोटेशियम भी आती है, ठीक है, ये सारे क्या है? एनाल्जेसिक्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है एनाल्जेसिक की फॉर्म में, ठीक है। चलिए और आगे चलें। अब इसके बाद देखो नीचे कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं बेटा, स्ट्रक्चर के अंदर फेनिल ब्यूटाजोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक है, और नेप्रोक्सेन का दिया हुआ है, डाइक्लोफेनिक सोडियम का दिया हुआ है, आइब्रोफेन का दिया हुआ है। तो इनकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको कहा जो सबसे इम्पोर्टेंट है पैरासीटामोल, एस्प्रिन, इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से करना है। एक हिस्टामिन हार्मोन, जो हिस्टामिन का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, उसको भी बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब बात करते हैं हम नारकोटिक्स की। तो नारकोटिक्स किसे कह रहे हैं? तो नारकोटिक्स में देखिए, जैसा मैंने कहा था अभी, नॉन नारकोटिक्स तो हमने कहा था वो मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं, नॉन नारकोटिक मेडिसिन वो होती हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती, ठीक है, जिससे व्यक्ति खाने के बाद हैबिचुअल नहीं होता। लेकिन नारकोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो एनाल्जेसिक्स तो है नो डाउट, बट ये हैबिट फॉर्मिंग होती है,
ठीक है, देखते हैं इसको, पढ़ते हैं नार्कोटिक्स क्या है। इन एडिशन टू द अबव एनाल्जेसिक्स, सर्टन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स लाइक मॉर्फिन, ठीक है, कोडीन और फेथाडाइन हाइड्रोक्लोराइड, मेथाडोन, हीरोइन, ये सारी ऐसी हैं। अपने जो ज़्यादा कॉमन है बेटा वो मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन ज़्यादा कॉमन है। तो ये ऐसी हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग होती है। इनको एनाल्जेसिक्स की तरह काम में लेते हैं, रिलीव भी देती हैं पेशेंट्स को पेन से, ठीक है। और एक्चुअली क्या करती हैं, सीधे ही ना जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पर अटैक करती हैं और स्लीपिंग और अनकॉन्शियसनेस देती हैं, उनसे नींद आती है इनको लेने के बाद में। तो दीज आर एडिक्टिव इन नेचर, और इनका नेचर भी कैसा होता है, एडिक्टिव होता है, ठीक है, एडिक्टिव इन नेचर। नार्कोटिक्स आर मोस्टली द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम एंड मॉरिजुआना प्लांट्स। तो मॉरिजुआना या ओपियम प्लांट्स होता है, उनसे इनको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो ये इनके कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो एग्जाम में कभी पूछे गए हैं ये, फिर भी प्रैक्टिस करें तो अच्छी बात है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आर मेनली यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्डिक पेन, एक्चुअली ये जो पेन्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, और टर्मिनल कैंसर पेशेंट, तो ये देखें बेटा आप कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब नॉर्मल एनाल्जेसिक्स जो होती हैं वो अपना इफेक्ट देना बंद कर देती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उसका ऑपरेशन किया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम उसको पैरासीटामोल देंगे या एस्प्रिन देंगे तो वो उसको पेन में रिलीव नहीं करेंगी। या किसी को कार्डिक पेन होता है, कार्डिक पेन में हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। या फिर जो कैंसर की टर्मिनल स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है, उस समय कैंसर अपने एडवांस लेवल पर होता है, तो वहाँ पर भी बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। तो वो पेनफुल कंडीशन इन नॉर्मल एनाल्जेसिक से कंट्रोल नहीं हो सकती है, जिसको हम नॉन नार्कोटिक मेडिसिन कह रहे थे। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक्स की ज़रूरत होती है, और उसमें उसके लिए मॉर्फिन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मॉर्फिन का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में। ट्रैंक्विलाइजर्स किसे कहते हैं? देखो, ट्रैंक्विलाइजर्स को समझने के लिए आप ये समझो, कई बार आप देखते हैं कि अननेसेसरीली, अननोइंगली कुछ लोग होते हैं अपने आप स्ट्रेस में, टेंशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी फील होने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो मेंटल डिजीज़ है, मेंटल डिसऑर्डर जो है, उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन्स काम में आती है, उन मेडिसिन्स को हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है इसके अकॉर्डिंग? दीज आर सब्सटेंसेस which are used for the treatment of stress, mental disease, and these affect the central nerve system. Actually tranquilizers क्या करते हैं, जो central nervous system है सीधे उसी पर इफेक्ट करते हैं और स्लीपिंग को इंड्यूस करते हैं, नींद आने लगती है पेशेंट्स को। तो सच कंपाउंड्स यूजुअली कंस्टिट्यूट स्लीपिंग पिल्स। जो स्लीपिंग पिल्स बनाई जाती हैं, नींद की जो गोलियां बनाई जाती हैं, उनमें इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है, ये ध्यान रखना है, मतलब स्लीपिंग पिल्स के अंदर इनको डाला जाता है। तो ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ये साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स भी कह सकते हैं हम, साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स की फॉर्म में काम में आते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज ड्रग्स मेक द पेशेंट पैसिव। इस ड्रग्स को लेने के बाद जो पेशेंट है वो थोड़ा पैसिव हो जाता है। पैसिव से मतलब नींद आने लगती है, उसको थोड़ी टायर्डनेस होने लगती है, ठीक है। एंड हेल्प्स टू कंट्रोल देयर इमोशनल डिस्ट्रेस। उसका जो इमोशनल डिस्ट्रेस है वो भी थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, विच अदरवाइज इज लाइकली टू इंटरफेयर विद देयर नॉर्मल फंक्शन। नहीं तो क्या नॉर्मल फंक्शन के अंदर इंटरफेयर होने लगता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के ये काम में आता है। डिफरेंट ट्रैंक्विलाइजर्स फंक्शंस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। जो अलग अलग ट्रैंक्विलाइजर्स हैं वो अलग अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं। कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं? बाय डीएक्टिवेटिंग द एक्शन ऑफ सम एंजाइम। कुछ एंजाइम्स का एक्शन को डीएक्टिवेट कर देते हैं वो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एक एंटी डिप्रेशन ड्रग आती है जिसको हम बोलते हैं इप्रोनाइजिड और फेनिलजीन। एक्ट थ्रू सच अ मैकेनिज्म। वो इस तरह के मैकेनिज्म से काम करती हैं। वो क्या करती हैं? डीएक्टिवेटिंग द एक्शन ऑफ सम एंजाइम। कुछ एंजाइम के एक्शन को डीएक्टिवेट कर देती हैं, ठीक है। नोरेड्रिलिन
इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। नॉरेड्रेनालिन जो है एक ट्रांसमीटर होता है दैट प्ले रोल ऑफ मूड चेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। नॉरेड्रेनालिन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसा अभी अपन ने बताया, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक केमिकल मैसेंजर होता है जो केमिकल मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या फिर न्यूरॉन से मसल्स तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये जो नॉरेड्रेनालिन है जिसको हमने कहा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये मूड चेंजर होता है। ये मूड को चेंज करने का काम करता है कि अगर व्यक्ति का मूड अच्छा है तो इसका सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा है। इफ़ द लेवल ऑफ नॉरेड्रेनालिन इज लो इन सम पर्सन, अगर ये किसी पर्सन में इसका लेवल कम हो जाए, ठीक है, देन द पर्सन सफर फ्रॉम डिप्रेशन, तो वो पर्सन जो है डिप्रेशन से सफ़र करने लग जाएगा। सच अ पर्सन इज प्रेस्क्राइब्ड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, और उस पर्सन को अपन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं जैसे इप्रोनाइजेड, फेनिलजीन, ठीक है। ये ड्रग्स बेटा ध्यान रखें, है ना, ये ड्रग्स ध्यान रखें, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ठीक है, स्ट्रेस है, तो उसके लिए ये ड्रग्स काम में आ जाती हैं। ओके, एक नोट और है, देखिए नीचे, ट्रैंक्विलाइजर्स और एंड एनाल्जेसिक्स आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ये जो ड्रग्स होती हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव होती हैं। These drugs interfere with the message transfer mechanism from nerve to receptor। तो नर्व से रिसेप्टर तक जो मैसेज कन्वे करने का जो मैकेनिज्म है उसमें ये थोड़ा इंटरफेरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। अब एंटी माइक्रोबियल्स क्या है, जैसा नाम से पता चल रहा है, जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करे हुए एंटी माइक्रोबियल्स है। Antimicrobials are the drugs which cure the disease caused by microorganisms such as bacteria, virus, ठीक है। तो microorganisms are very small organisms which can be seen only through a microscope. Any microorganism that cause disease is called pathogens। तो pathogens नाम सुना होगा आपने कि ऐसे कोई भी microorganism जो कि disease करते हैं उन्हें अपन pathogens कहते हैं। Our body has a natural defense mechanism which protect our body from pathogenic microbes। तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल सिस्टम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो इन पैथोजेनिक माइक्रोब से हमें बचाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखिए, इंटेक्ट स्किन इज इम्परवियस टू माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के लिए वो इम्परवियस होती है, माइक्रोब्स अंदर नहीं आ सकते, हमारी बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू आर पार नहीं हो सकते। मैनी बॉडी सेक्रेशंस आइदर किल द माइक्रोब्स। बॉडी के बहुत सारे सेक्रेशंस ऐसे होते हैं जो या तो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहेबिट करते हैं। सम एग्जांपल्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। भाई स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर गलती से कोई मान लो बैक्टीरिया अंदर चला गया तो वो उसको किल कर देगा। फैटी एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स इन स्वीट्स, है ना, स्वेट्स जो होते हैं, पसीने वगैरह आते हैं, उनके अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो भी उसको किल करने का काम करता है। सिबेसियस सेक्रेशंस, लाइसोजोम्स, है ना, लिपिड स्प्लिटिंग एंजाइम्स इन टीयर्स, ठीक है, और नेजल सेक्रेशन, सैलिवा, इन सब के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को होने नहीं देती, ठीक है। ये तो एक जनरल बात हो गई है। अब आगे अपन बात करते हैं, बाय यूजिंग ड्रग दैट किल द माइक्रोब्स इन द बॉडी। हम देखो क्या करते हैं कि जो बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स है उसकी ग्रोथ को, या हम कहें कि उनको हम कितने तरह से रोक सकते हैं। एक तो होता है कि हम माइक्रोब्स को किल कर दें, ठीक है, तो ये जो मेथड होता है जिसमें माइक्रोब्स को किल किया जाता है उसे हम कहते हैं बैक्टीरिसाइडल मेथड। और दूसरा मेथड होता है कि उनकी ग्रोथ को, पैथोजेंस जो है उनकी ग्रोथ को इनहेबिट कर दिया जाए, इसे बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक मेथड। और एक मेथड होता है बाय इंक्रीजिंग इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट उसकी इम्यूनिटी जो है उसको ही बढ़ा दिया जाए, तो फिर वो जो पर्सन है वो उससे उसको डिजीज होगी ही नहीं। Antimicrobial is a chemical substance that tends to destroy, prevent development of pathogenic action of microbes such as bacteria, virus and fungi selectively। तो एंटीमाइक्रोबियल अगर अपन बात करें तो वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं पैथोजेनिक एक्शन को, ठीक है, या प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स को,
बैक्टीरिया को, वायरस को, फंजाई को सेलेक्टिवली छाट करके, ठीक है, चुन के मार देते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं अपन एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स का भी नाम सुना होगा जब आप डॉक्टर के पास किसी डिजीज के लिए जाते हैं, ठीक है, इलाज कराने के लिए, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक्स भी लिखते हैं। तो एंटीबायोटिक जो प्रिस्क्राइब की जाती है उसका मेन रोल क्या होता है कि बॉडी में जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए, इम्यूनिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलिए देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या है। इनिशियली एंटीबायोटिक्स वर क्लासिफाइड एज केमिकल सब्सटेंस which are produced by microorganisms such as molds and bacteria and are capable of destroying other microorganisms are called antibiotics। शुरू में एंटीबायोटिक्स उन्हें कहा गया था जो मोल्ड से, बैक्टीरिया से जिनको प्रोड्यूस किया जाता है और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने के लिए काम में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक की तरह काम में आता है, उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, ये आप जरूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद देखें एंटीबायोटिक्स डिफाइन एज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होली और पार्शली बाय केमिकल सिंथेसिस। मतलब अब क्या माना जाता है कि एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस है जो या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, पार्शली, केमिकल सिंथेसिस होते हैं, विच इन लो कंसंट्रेशन, अगर वो कम कंसंट्रेशन में भी हों तो इनहेबिट द ग्रोथ एंड या तो ग्रोथ को रोक देंगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय इंटरवेनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर इंटरवेंशन करके, ठीक है। पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं अपन इसको, तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। एम्पिसिलिन, ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल है बेटा, ध्यान रखना, एम्पिसिलिन, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी अच्छी तरह से ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स। अब बैक्टीरियोसाइडल, सॉरी इससे ऊपर वाला देखना था अपन को। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनको ब्रॉडली अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसा अभी अपन ने बताया था, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसाइडल क्या हो गया, जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे बॉडी में, ठीक है, तो उसमें पेनिसिलिन हो सकता है, ऑफ्लॉक्सिन हो सकता है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं। और बैक्टीरियोस्टेटिक्स की अगर बात करें तो वो ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, क्लोरेमफेनिकोल हो सकता है, ठीक है। क्लोरेमफेनिकोल अनदर एंटीबायोटिक हैज प्रोलॉन्ग्ड एक्शन एंड नो साइड इफेक्ट। अब क्लोरेमफेनिकोल जो है एक, जैसे अभी बताया गया कि एक और एंटीबायोटिक है जो इसका एक लंबा असर होता है और साइड इफेक्ट भी कम होता है। इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इसको बहुत तेजी से क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। एंड कैन बी गिवन ओरली, और इसको मतलब आप ओरली ले सकते हैं इस मेडिसिन को, इसको इंजेक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप उसको टैबलेट की फॉर्म में ले सकते हैं। इट इज एक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाय स्पाइरोकाइट्स एंड वायरसेस एज निमोनिया। जैसे निमोनिया जो होता है वो वायरस से या स्पाइरोकाइट से होता है, तो इस तरह की जो डिजीजेस हैं उसके लिए काफ़ी एक्टिव होता है। इट इज़ आल्सो इफेक्टिव इन क्योरिंग रिलैप्सिंग फीवर, टाइफाइड्स, डाइसेंट्री, वूपिंग कफ, मैग्नाइटिस और सर्टन यूरिनरी इन्फेक्शन, इसके लिए भी इसको यूज़ में लिया जाता है। क्लोरेमफेनिकोल का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना बेटा, इनको आगे क्लासिफाई किया जाता है स्पेक्ट्रम के बेस पर। द टोटल रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स इज रेफर्ड टू एज स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। एक्चुअली जो एक रेंज होती है बैक्टीरियाज की कि उनमें से कितनी रेंज के बैक्टीरिया जो है इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से अफेक्ट होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, इसके बेस पर जो ये मेडिसिन हैं इनको डिवाइड किया जाता है। स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के बेस पर इसको डिवाइड करते हैं। एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दस कैपेबल ऑफ क्योरिंग सेवरल इन्फेक्शंस, उसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। मतलब जो एक पूरे वाइड वेराइटी ऑफ जो बैक्टीरियाज हैं उनके ऊपर वर्क करे, उनके अगेंस्ट काम करे, ठीक है, उनको क्योर करे, उनसे होने वाली डिजीज़ को क्योर करे,
तो उसे अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, क्लोरेमफेनिकॉल है, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेंकोमाइसिन है, ऑफ्लॉक्सिन है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटेड स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। एंटीसेप्टिक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एंटीसेप्टिक क्या है, केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और किल देम। अगर बॉडी के ऊपर बाहर आउटसाइड द बॉडी कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे हैं, उनको किल करना है, ठीक है, उसके लिए जो मतलब जो ध्यान रखिए इस तरह के हैं जो कि टिश्यूज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएं, लेकिन जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किल कर दें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक्स आर सप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज, दीज आर अप्लाइड टू वाउंड्स, अल्सर, डिजीज, स्किन सरफेस अप्लाई कर सकते हैं इनको। एग्जाम्पल देखो, फ्यूरेसिन है, सेफ्रामाइसिन है, डेटॉल है, ठीक है, ये काफ़ी कॉमन नाम है, बोरोलिन आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एंटीसेप्टिक्स है, ठीक है। इसके अलावा देखो एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड फेस पाउडर में भी यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट में, ब्रीथ प्यूरीफायर में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो जैसे माउथ में बैक्टीरिया की वजह से जो ऑडर, जो स्मेल आती है, उसको कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें आप। डेटॉल बहुत कॉमन है, ठीक है, डेटॉल एक एंटीबायोटिक है, सॉरी एंटीसेप्टिक है। ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनोल, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये किन इनके कंपोनेंट्स के नाम पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनेनॉल, ठीक है, क्लोरोजाइनेनॉल और टर्पिनियोल का मिक्सचर है, ध्यान रखना। और इनको किसमें, अल्कोहल के अंदर डिजोल्व करके दोनों को रखा जाता है। वैसे 3 चीज़ें हो गई है, अल्कोहल, क्लोरोजाइनेनॉल और टर्पिनियोल, और इसको कट, वाउंड, स्किन के सरफेस के ऊपर लगाने के लिए काम में लिया जाता है। फिर आता है बाईथायोनॉल। अब बाईथायोनॉल की अगर हम बात करते हैं तो इज एडेड टू सोप, इसको सोप में ऐड किया जाता है, ठीक है, टू इम्पार्ट देम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। सच सोप्स आर यूज्ड टू रिड्यूस ऑडर ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एक्शन और स्किन सरफेस, ठीक है, ऑन स्किन सरफेस। स्किन सरफेस के ऊपर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको कम करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, डेटॉल और बाईथायोनॉल, ठीक है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर बेटा क्लोरोजाइनेनॉल, टर्पिनियोल और बाईथायोनॉल, तीनों का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको तैयार करना ही करना है। एक यहाँ आयोडीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो आयोडीन जो है उसको भी एंटीबायोटिक की, एंटीसेप्टिक की तरह काम में लेते हैं, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन जो है, इसका कंपोजिशन जरूर ध्यान रखें, 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर, ठीक है ना, ये जो है ये एंटीसेप्टिक की तरह काम में आता है। अब इससे मिलती जुलती एक चीज़ और आती है जिसे हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। देखो अभी अपन ने दो चीज़ बता चुके हैं, एंटीबायोटिक जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उसको कम करने के लिए काम में आएगा। एंटीसेप्टिक बॉडी के ऊपर जो वाउंड्स हैं, स्कार्स हैं, ठीक है, उनको अगर हमें ठीक करना है उसके लिए हम इसको काम में ले सकते हैं, लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर, किसको, एंटीसेप्टिक को। अब एक आता है डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट जो है वो लिविंग टिश्यूज़ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, स्टॉप करता है उनकी ग्रोथ को, लेकिन हार्मफुल है किसके लिए, ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए, तो ह्यूमन टिश्यूज़ पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। Since these substances are harmful to human tissues, they cannot be applied directly to wounds. They are used to disinfect floor. इसका यूज़ कहाँ करेंगे, जो आपके पास में नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे फ्लोर, टॉयलेट है, इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, देखो फिनॉल 1% को आप डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को काम में लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन इन कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब इसमें बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, फिनॉल का जो अपन ने कहा है ना 1% अपन ले रहे हैं, तो 1% ऑफ फिनॉल जो है वो काम में लिया जाता है डिसइंफेक्टेंट, लेकिन अगर इसका 0.2% अपन काम में लें, यानी इसकी कंसंट्रेशन फिनॉल की कम कर दें, तो फिनॉल को ही आप किसकी तरह काम में ले सकते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है।
अब ड्रग्स में देखो, अब एक लास्ट ड्रग्स हमारी बच गई है, दैट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है इसको समझते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है, जो फर्टिलिटी को कम करने के लिए काम में आती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर मेडिसिन फैसिलिटी हैज प्रोवाइडेड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ टू पीपल। इट हैज इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ड्यू टू इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन has increased manifold. The increased population has caused many social problems such as shortage of food, unemployment, okay, environmental issues. So therefore it is very important to control population. Anti-fertility drugs are one of the mean of family planning. आपको बात समझ में आ गई होगी कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा हो रहा है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो उसके लिए जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल तब तक नहीं होगी जब तक कि कोई मतलब इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं हो जिसमें कि बर्थ रेट जो है वो कम हो सके। तो इसके लिए जो ड्रग्स काम में ली जाती हैं, जो फैमिली प्लानिंग के लिए काम में आती है, उसे हम बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है। अब अगर हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की बात करें तो ये वो केमिकल्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, टू चेक प्रेगनेंसी इन वुमेन। और ये जो ड्रग्स हैं ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ओवुलेशन जो है, उसको कंट्रोल करती हैं। दीज ड्रग्स आर मेनली यूज्ड इन फॉर्म ऑफ ओरल पिल्स। इनको ओरल पिल्स की तरह, टैबलेट्स की तरह काम में लेते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की, ठीक है, एजेंट्स की, तो स्टेरॉइड्स होते हैं, ध्यान रखें वो क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल पिल इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन। अब उसमें दो कंपोनेंट्स मोस्टली देखने को मिलते हैं, एक तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स, ठीक है। दीज सिंथेटिक एस्ट्रॉइड्स आर मोर पोटेंट देन नेचुरल हार्मोन्स। तो ये मतलब काफ़ी पावरफुल होते हैं, नेचुरल हार्मोन से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनमें से कुछ जो है कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती हैं उनमें काम में ली जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थिड्रोन, और नेक्स्ट है हमारे पास में एथिल लेस्ट्रेड्रॉइल, ठीक है। द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ मॉर्निंग आफ्टर पिल इज सिंथेटिक एस्ट्रॉइड्स ऑफ मेफ्रोस्टोन। इट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड चेक प्रेगनेंसी। तो ये चीज़ बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ इसके कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हैं। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने स्ट्रक्चर्स बताए हैं इसमें वो आप बहुत अच्छी तरह से करें, जैसे पैरासीटामोल, एस्प्रिन, बाइथाइनॉल, ठीक है। इसके अलावा जैसे डेटॉल की जो कंपोनेंट्स हैं, क्लोरोजाइनिनॉल, टर्पिनियोल, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी बहुत अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करें। हिस्टामिन हार्मोन, ठीक है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक बच गए हैं वो है केमिकल इन फूड और डिटर्जेंट्स। तो एक क्लास में अपन इनको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल्स इन फूड, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज के लिए इतना ही।